हे गाइस व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव साइंस एकेडमी। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 30th ऑफ अक्टूबर 2020। आज है तारीख 30 अक्टूबर 2020 और है फ्राइडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। और गाइस अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए और ये द हिंदू न्यूज़पेपर चाहिए तो आपको करना क्या है, डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव IAS अकेडमी। एज यू कैन सी आप लोग को ये चैनल दिख जाएगा। ठीक है, नहीं मिलता है चैनल, कोई बात नहीं। इस चैनल का लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक को क्लिक करो और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लो। क्योंकि यहाँ पे आपको डेली द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ जो द हिंदू न्यूज़पेपर में हमारे करंट अफेयर्स आते हैं उसका एक बैकग्राउंड पोर्शन, एक स्टैटिक पोर्शन आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि देखोगे हाल ही में हमारा इंडिया और यूएस के बीच में 2+2 मीटिंग हुई है। तो वो 2+2 मीटिंग में कौन सा एग्रीमेंट साइन हुआ है, बे का एग्रीमेंट। तो ये बे का एग्रीमेंट के बारे में डिटेल में ये सारी चीज़ें एक आंसर राइटिंग फॉर्म करके आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाती है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो बढ़ते हैं आगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर देना। आप चैनल को सब्सक्राइब करके एक छोटा सा अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ने से पहले हम लोग जैसे डेली क्वेश्चंस लेते हैं तो वैसे ही आज भी हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन होने वाला है CPCB। ठीक है, तो CPCB क्या है आप लोगों को पता होगा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, वर्सेस करने वाले हैं हम लोग सफ़र। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, CPCB वर्सेस सफ़र, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी, वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के बारे में यहाँ पर ये है इसकी फुल फॉर्म, और CPCB की सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, अगर आपको पता है, आपने पढ़ा है, क्योंकि मैंने काफ़ी बार आपको CPCB भी पढ़ाया है और सफ़र के बारे में पढ़ा है। और अगर किसी को नहीं पता है तो वो टेलीग्राम पर जाए, वहाँ पे मैंने नोट्स वगैरह डाल रखे हैं सफ़र के बारे में, CPCB के बारे में। पढ़ो एक बार, समझ में आ जाए तो उसके बाद नीचे आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करना, क्योंकि आप फिर अगर टाइप कर लोगे तो आप उसके बाद कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, तो ज़रूर यहाँ पर आंसर देना इस क्वेश्चन का। और दूसरा जो मैप बेस्ड क्वेश्चन, जैसे हम लोग डेली मैप बेस्ड क्वेश्चन भी लेते हैं, तो मैप में आज जाकर देखोगे टर्की, और टर्की की जो ये टर्की कंट्री है, इस कंट्री की बाउंड्री से कौन कौन सी जो नेबर कंट्रीज है वो टच करती हैं, उन सारी ही कंट्रीज का नाम जो है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखोगे, जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ आपने जाकर टर्की को मैप में जाकर देख लिया, जिस वजह से आपने सारी की सारी नेबर कंट्रीज बता दी टर्की की। ओके, तो ये हो गए हमारी आज के दोनों क्वेश्चंस। और हमारा जो आज का टारगेट है वो 350 लाइक्स का है। तो 350 लाइक्स का टारगेट है, आप लोग लाइक करके वीडियो को सपोर्ट दिखा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। पेज नंबर 1 पे आर्टिकल्स देखेंगे। सबसे पहले ये वाला जो आर्टिकल है इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस वाले पे। ठीक है, जो इंटरनेशनल पेज है वहाँ पर जाकर इसको डिस्कस करेंगे। फ्रांस में हम लोगों को काफ़ी सारी सिचुएशन देखने को मिल रही है। फ्रांस में अभी 2 सिचुएशन देखने को मिल रही है। एक तो कांड ये हो गया, ठीक है, एक सिचुएशन ये हो गई, उसके साथ साथ एक और हुई है, वो भी मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा आगे चल के। ठीक है, इंटरनेशनल पेज पे, तो वो अभी आगे आएगा। उससे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। आपको यहाँ पर ये दिखेगा, लोएस्ट कोर सेक्टर श्रिंकिंग सिंस मार्च से ही जो हमारे कोर सेक्टर्स हैं वो डाउन चले आ रहे हैं कोविड-19 की वजह से। सभी को पता है, क्योंकि कुछ बिजनेसेस वगैरह चल ही नहीं रहे, कुछ भी यहाँ पर फर्म्स बिजनेस कुछ भी, ये सब कुछ ठप पड़ा था अभी तक। तो अब थोड़ा बहुत जो है रिवाइवल होना चालू हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कोर करेक्शन की, तो जो कोर सेक्टर है उसमें 0.8% का डिक्लाइन देखने को मिला है। ठीक है, और इंडिया में कितने कोर इंडस्ट्रीज़ हैं आपको पता होगा, काफ़ी बार पढ़ाया है। 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं। ठीक है, 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं। तो 8 कोर जो सेक्टर्स हैं हमारे, तो वो जो सेक्टर्स हैं वो डाउन पहुंच गए 0.8% से। ठीक है, 0.8% डिक्लाइन देखने को मिला है इन सेक्टर्स के अंदर में। तो यहाँ पर बेसिकली यही बात हो रही है। अब गाइज यहाँ पर ये 8 कोर सेक्टर्स हैं कौन कौन से, 8 कोर इंडस्ट्री सेक्टर कौन कौन से हैं, क्या आप लोगों को मालूम है? मालूम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, नहीं मालूम है तो मैं बताता हूँ अभी। चलो फिर, ये हैं हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज़, देख लो यहाँ पर। ओके, सबसे पहले हमारी कोल इंडस्ट्री, क्रूड ऑयल इंडस्ट्री, नेचुरल गैस सेक्टर, रिफाइनरी इंडस्ट्री सेक्टर, स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर एंड द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर। ये हमारे 8 कोर इंडस्ट्री सेक्टर्स हैं, इनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठाओगे प्रीलिम्स में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। तो इसको हमने कवर किया, 8 कोर इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी, और यही जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनके अंदर हम लोग को डाउन देख रहे हैं, 0.8% तक डिक्लाइन देख रहे हैं। हालांकि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो थोड़ा सा बहुत सही नज़र आ रहा है, बट बाकी सारी जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन है। ओके,
नाउ बढ़ते हैं अपने सेकंड आर्टिकल के ऊपर। यहाँ पर दूसरा आर्टिकल है, यहाँ पे बोला जा रहा है जो सेंटर है वो एक कमीशन सेटअप करेगी जिससे कि जो एनसीआर का दिल्ली का पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करा जाए, उसको टैकल करा जाए। यहाँ पर केंद्र जो है ऐसा यहाँ पर क्या करने वाली है, कमिटी कमीशन को सेटअप करने वाली है। और जो इससे पहले हमारी एक बॉडी थी, वो बॉडी का नाम है ईपीसीए। इसके बारे में मैंने काफ़ी बार पढ़ाया है। बॉडी का नाम है ईपीसीए, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ठीक है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ये बॉडी का नाम है। अब यहाँ पर इसका काम क्या होता है, जो भी पॉल्यूशन होता है उसको कंट्रोल करने का काम होता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब ईपीसीए जो बॉडी है इसको डिसॉल्व कर दिया गया है। ठीक है, 22 साल पुरानी बॉडी है, इसको डिसॉल्व करके अब जो नई कमीशन लाने की बात करी जा रही है। यहाँ पर नई कमीशन को सेटअप करा जाएगा जो कि चेक करेगी एयर क्वालिटी और बाकी सारे जो इश्यूज हैं लेकर, इसको एयर क्वालिटी को लेकर, पॉल्यूशन को लेकर, तो वो सारे इश्यूज टैकल करे जाएंगे। किसके साथ? नई कमीशन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि जो पुरानी वाली बॉडी है ईपीसीए उसको डिसॉल्व कर रहे हैं, नया कमीशन लेकर आया जा रहा है। ओके, नाउ सेकंड पेज नंबर पे आप लोग को ये आर्टिकल दिखेगा। ये जो आज मैंने आपको सीपीसीबी और सफ़र के बारे में डिफरेंस पूछा है, मैंने इसी आर्टिकल से पूछा है। तो यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी बातें जानने को मिलेंगी अगर आप पढ़ के आते हो सीपीसीबी और सफ़र। ठीक है, वो आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा क्योंकि वो मैंने काफ़ी बार पढ़ाया है। तो जो सिटी की एयर क्वालिटी है ये बताया जा रहा है, दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो पुअर कैटेगरी में है। ये सारी पुअर कैटेगरी है और या फिर कोई गुड कैटेगरी है या वेरी पुअर कैटेगरी है, कौन बताता है? ये एयर क्वालिटी इंडेक्स के द्वारा पता लगाया जाता है। ठीक है, AQI के द्वारा, एयर क्वालिटी इंडेक्स के थ्रू हम लोग देखते हैं कि एयर क्वालिटी कैसी है। उसकी कोई अच्छी क्वालिटी आप देखोगे, एक गुड क्वालिटी होगी, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर, सेवर। तो यहाँ पर ये जो क्वालिटीज़ हैं इसके थ्रू बताया जाता है कि एयर की क्वालिटी जो है वो किस टाइप की है। अगर इसमें रेड कलर आता है, डार्क रेड कलर आता है, तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब एयर है और आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि उसके अंदर, उस एयर के अंदर बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस हैं। खासकर यहाँ पे 8 पॉल्यूटेंट्स होते हैं, आपको पता होगा 8 पॉल्यूटेंट्स होते हैं इसके अंदर। तो उसी वजह से यहाँ पे एयर क्वालिटी जो है बहुत बुरी हो जाती है। तो गाइज़ यहाँ पर इस तरीके का ये आर्टिकल है और यहाँ पर हमने इसके बारे में काफ़ी बातें यहाँ पर जान चुके हैं पहले ही। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स वगैरह हम बहुत पहले जो है पढ़ चुके हैं डिटेल में। आज जो आप लोगों को क्वेश्चन इसका आंसर बताना है सीपीसीबी और सफ़र के बारे में, तो ये आर्टिकल ख़त्म हो जाएगा उसी के साथ। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे। पेज नंबर 8 पे यहाँ पर एक आर्टिकल नजर आएगा। ये आर्टिकल आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक बॉडी दिखेगी ईडी। देखो यहाँ पर ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ईडी के बारे में आप लोगों ने कल ही जवाब दिया है, कल ही मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था ईडी के बारे में। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया, 100+ कमेंट्स आते हैं, 100+ लोग जो है आंसर देते हैं और बहुत अच्छे अच्छे आंसर देते हैं। बहुत सारे लोगों के नाम याद है मेरे को, और कल भी बहुत अच्छे अच्छे आंसर दिए। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर आंसर देते रहो, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आज के भी जो है आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देने हैं। तो गाइज़ यहाँ पर ईडी के बारे में बेसिकली मैं बात करने वाला था कि ये यहाँ पर एक आर्टिकल है जिसमें बोला जा रहा है जो शिव शंकर यहाँ पर एक पर्सनैलिटी है, ये गिल्टी फाउंड करे गए मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर। तो ऐसा ईडी ने बोला है। तो अब आर्टिकल में ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें? ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अब देखो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का क्या काम होता है? इसका काम होता है जो भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ठीक है, उसको टैकल आउट करना। मनी लॉन्ड्रिंग मीन्स क्या होता है कि देखो लोग क्या करते हैं, ब्लैक मनी होता है, ब्लैक मनी को कन्वर्ट कर देते हैं वाइट मनी में, यानी कि ब्लैक मनी मार्केट में लाने की कोशिश करते हैं, वाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग। तो इन सारी चीज़ों को देखता है हमारा ईडी। तो यहाँ पर ईडी ने ये सारी चीज़ें देखी हैं। इकोनॉमिक क्राइम्स जो है काफ़ी ज़्यादा ये उनके ऊपर फोकस करता है, जो भी इकोनॉमिक क्राइम्स होते हैं। ठीक है, तो ईडी के बारे में बेसिकली मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है क्या। देखो बराबर वाला आर्टिकल में भी ईडी का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो ईडी ये छोटे छोटे जो बॉडीज़ हैं, जैसे कि ईडी हो गया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं। इनके बारे में याद रखा करो क्योंकि क्वेश्चन कभी भी बन सकता है इन बॉडीज से। ठीक है, नाउ बढ़ते हैं आगे। पेज नंबर 10 के ऊपर आप लोग को ये आर्टिकल नजर आएगा। एलएसी सिचुएशन बहुत ज़्यादा, एलएसी की जो सिचुएशन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की वो क्रिटिकल है, यहाँ पे बोला हमारे फॉर्मर एमपी ने। ठीक है, तो बात क्या हो रही है यहाँ पे, जो चाइनीज ट्रूप हैं हैव फर्दर ट्रांसग्रेस्ड इनटू इंडियन टेरिटरी, और इन्होंने क्या करा है, जो चाइनीज़ के ट्रूप्स हैं उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है यहाँ पर पोजीशन इन फिंगर 2 एंड फिंगर 3 ऑफ द बैंक ऑफ पेगोंगसो लेक। जो हमारी पेगोंगसो लेक है उसके बैंक पर, ठीक है, उसके बैंक पर फिंगर 2 और फिंगर 3 ये रीजन है, वहाँ पर
चाइनीज़ ट्रूप्स जो हैं उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है वो उस रीजन को, ये बताया जा रहा है इनके द्वारा। और बताया जा रहा है कि जो इंडियन सोल्जर्स से जो वहाँ पे रह रहे थे, वहाँ पे टेंट्स वगैरह लगा के वहाँ पे रह रहे थे, तो उनको बहुत ज़्यादा उनकी अच्छी कंडीशंस नहीं थी, ठीक है, टेंट वगैरह में रह रहे थे तो उनकी कंडीशंस वगैरह अच्छी नहीं थी, ऐसा हमारे फॉर्मर एमपी के द्वारा बोला जा रहा है। और फिर उसके बाद वही दोबारा बात बोली जा रही है कि जो पैगोंग सो लेक है उसकी बैंक पर 2 और 3 जो फिंगर है, जो रिजेस होते हैं, तो वहाँ पर जो है चाइनीज ट्रूप्स ने उस रीजन को ऑक्यूपाई कर रखा है। ओके, तो यहाँ पर आर्टिकल है। आर्टिकल में अब आपसे क्वेश्चन किस चीज़ के ऊपर पूछ सकते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर एलएसी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर आप लोगों से पैगोंग सो लेक के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इस आर्टिकल में दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। चलो फिर कवर करते हैं इन दोनों के बारे में। चलते हैं टेलीग्राम के ऊपर। देखो यहाँ पर आप लोग को एलएसी के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आप लोग को ये नज़र आएगा। सबसे पहले आप लोग मैप देखो। ओके, यहाँ पर मैप में आपको नज़र आएगा ये एलएसी कहाँ कहाँ पर है। उससे पहले हम लोग इसके पहले यहाँ पे बात करते हैं एलएसी बेसिकली है क्या। देखो, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये डिमार्केशन पॉइंट है। डिमार्केशन मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। डिमार्केशन मतलब ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, किसके बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है। एक इंडिया और चाइना के बीच में फिक्स पॉइंट है ये एलएसी, जिसे हम लोग कहते हैं डिवाइड करती है इंडिया और चाइना को। और अगर हम देखें जो ये इंडिया की साइड से अगर हम देखें जो एलएसी है वो 3488 किलोमीटर्स लॉन्ग है। चाइनीज़ की साइड से अगर हम देखें, चाइनीज़ कंसीडर करते हैं 2000 किलोमीटर्स ये लंबी एलएसी है ना। अगर हम बात करें ये एलएसी कहाँ कहाँ पर है, 3 जगह पर है। एक तो आपको देखने को मिलेगी ईस्टर्न सेक्टर में यानी अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में, मिडिल सेक्टर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में, वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख वाले रीजन में। इन तीनों ही जगह पर आप लोगों को ये एलएसी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर देखो, अब यहाँ जहाँ जहाँ पे एलएसी है ना, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा वेस्टर्न सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर और मिडिल सेक्टर में आप लोगों को यहाँ पे एलएसी देखने को मिलेंगी। और एलएसी के साथ साथ इन तीनों ही रीजन में इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट रहते हैं, इंडिया और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, इन दोनों के बीच में विवाद रहते हैं इन तीनों ही जगह को लेकर। ओके, नाउ अब हम पढ़ते हैं पैगोंग सो लेक के बारे में। ये आ गया पैगोंग सो लेक के बारे में। यहाँ पर आप लोग देखोगे ये लेक है, ठीक है। ये आपको देखोगे ये वाला रीजन देखो, जम्मू कश्मीर का मैप यहाँ पर थोड़ा सा वाइड में दिखाया है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो ये पॉइंट है रेड कलर का, ये है हमारी पैगोंग सो लेक यहाँ पर। और ये लेक कुछ इस तरीके की है। और जो देखोगे बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था ना, क्लैश पॉइंट है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ वगैरह देखने को मिल रही थी, और जहाँ पे सोल्जर्स वगैरह मारे गए थे हमारे, ठीक है, सोल्जर्स हमारे शहीद हो गए थे, सॉरी मारे नहीं गए थे, शहीद हो गए थे हमारे सोल्जर्स, वो ये वाला पॉइंट था, ठीक है। तो आप लोग को दिखेगा यहाँ पे ये वाला पॉइंट था। और ये पैगोंग सो लेक है, ये आधी पैगोंग सो लेक चाइना में है, आधी जो है इंडिया में है। ओके, और अगर हम इसके बारे में बात करें थोड़ी बहुत, तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आएगा इसके सिग्निफिकेंस। जो पैगोंग सो लेक है ये लॉन्ग नैरो डीप लैंड लॉक लेक है, ठीक है। लैंड लॉक लेक है, चारों तरफ से लैंड से कवर है। और मोर देन, यहाँ जो सिचुएटेड है मोर देन 14,000 फीट इन द लद्दाख, 14,000 फीट से भी ज़्यादा हाइट पे जो है ये लेक सिचुएटेड है। और इसके बारे में ये देखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस लेक के अंदर ब्रैकिश वाटर पाया जाता है। ब्रैकिश वाटर मीन्स सॉल्टी वाटर, यानी नमकीन पानी यहाँ पर पाया जाता है। और अगर यहाँ पे ठंड वगैरह पड़ती है तो ये पूरी तरह से जम जाता है ये वाटर इसकी लेक का, और आइस स्केटिंग कर सकते हो इसके ऊपर, आप पोलो खेल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ये रिवर हो जाती है विंटर्स के टाइम पर। ओके, नाउ पैगोंग सो लेक के बारे में कवर किया। इसी के साथ हमारा ये वाला आर्टिकल भी खत्म हुआ। नेक्स्ट जो आप लोग को ये वाला आर्टिकल नजर आएगा, अभी आप लोगों को पता है रिसेंटली हमारे एक विंग कमांडर इंडियन एयर फोर्स पायलट थे जिनका नाम था अभिनंदन, ठीक है। अभिनंदन जी थे, इनके बारे में काफ़ी बार न्यूज़ आपको देखने को मिली होगी। तो क्या हुआ था, ये पाकिस्तान में इनका प्लेन गिर गया था, है ना। जब यहाँ पर क्या हुआ, पिछले साल की बात है, कुछ यहाँ पर बवाल हो गया था, पिछले साल नहीं इसी साल की बात है, फरवरी के टाइम के आसपास की बात है ज़रा। तो कुछ यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले थे, नहीं ये लास्ट ईयर की बात है। तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह देखने को मिले थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो इंडिया ने अपने प्लेन वगैरह भेज के पाकिस्तान में बॉम्बार्डिंग करी थी, आपको याद होगा। तो प्लेन एक वहाँ पे गिर गया था, तो उस प्लेन में हमारे एक विंग कमांडर थे अभिनंदन वर्तमान, ठीक है। तो यहाँ पर वो पाकिस्तान में गिर गए थे, तो पाकिस्तान वालों ने पकड़ लिया था उन्हें। तो उसके बाद जो है उन्हें रिलीज़ भी कर दिया गया था। तो उसी को लेकर इतना पुराना आर्टिकल आज निकल कर आ रहा है। बोला जा रहा है जो अभिनंदन जी को रिलीज़ करा था पाकिस्तान ने,
वो यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं था पाकिस्तान के ऊपर, उन्होंने ऐसे ही रिलीज़ कर दिया था। तो ऐसा यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा स्टेटमेंट दी गई है। तो यहाँ पर यही आर्टिकल है। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग को ये नज़र आएगा, यहाँ पर ये भी एक अच्छा आर्टिकल है। इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट है कश्मीर डिपिक्शन ऑन सऊदी नोट को लेकर। ठीक है, सऊदी नोट को ऊपर यहाँ पर क्या हुआ, जो मैप बनाया गया कश्मीर और इंडिया का, वो बहुत अलग अलग, कश्मीर और इंडिया को अलग अलग करके दिखाया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर इंडिया काफ़ी ज़्यादा अपसेट है। जो 20 रियाल, आपको पता होगा सऊदी अरब में रियाल चलता है, तो 20 रियाल का नोट जो है वो प्रिंट करा गया सऊदी अरब के द्वारा, सऊदी अरेबियन मॉनेटरी अथॉरिटी के द्वारा 24 अक्टूबर को। तो उन्होंने क्या करा, वहाँ पे उस नोट के ऊपर मैप बनाया इंडिया का और कश्मीर को अलग कर दिया। ठीक है, मैप में क्या करा, कश्मीर एक सेपरेट एंटिटी दिखाई गई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, कश्मीर बिल्कुल अलग दिखाया गया है इंडिया से, तो उसी को लेकर यहाँ पर बात करी गई है। हालांकि जो इंडिया है उसने काफ़ी सारे नोट्स वगैरह शायद भेज दिए हैं, अब यहाँ पर कि कुछ करेक्टिव एक्शंस लिए जाएं, करेक्टिव स्टेप्स लिए जाएं, सऊदी अरब से बोला है। तो देखेंगे अभी क्या होता है। फिलहाल तो अभी यहाँ पर यहीं तक बात पहुंची है और इंडिया जो है इस चीज़ को लेकर अपसेट भी है। अपसेट होना भी चाहिए क्योंकि अलग कर दिया गया है कश्मीर से। ओके, ना बढ़ते हैं आगे और अब चलते हैं अच्छी वाली न्यूज़ के ऊपर। और यह है हमारा इंटरनेशनल वर्ल्ड पेज आता है, पेज नंबर 13 पे आपको ये आर्टिकल दोनों फ्रांस को रिलेटेड आर्टिकल दिखेगा। अभी जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है इनकी तो आफत आई हुई है। कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, तो इनकी तो सही में आफत आई हुई है क्योंकि हर जगह से इनको क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। और जो इमैनुअल मैक्रोन का ही यहाँ पे मैंने फ़ोटो लगाया है थंबनेल के अंदर, जो आप देख रहे होंगे थंबनेल के अंदर एक पर्सनैलिटी है, वो कौन है, वो फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ही है। तो यहाँ पे टर्की और फ्रांस के बारे में बताया गया इन दोनों का क्या डिस्प्यूट है। अभी आपको मैं बताऊंगा क्या हुआ है बेसिकली। उसके बाद पहले यहाँ पे ये वाला आर्टिकल देखो, ये अभी ये क्या हुआ है यहाँ पर कि फ्रांस में एक थ्रेट वगैरह देखने को मिला है कि ये आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि देखो यहाँ पर क्या देखने को मिला है, नाइफ अटैक देखने को मिला है इन द सिटी ऑफ नाइस। ठीक है, नाइफ अटैक, चाकू से यहाँ पे किसी को मार दिया गया है, तो उसी के रिगार्डिंग ये काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन देखने को मिली वहाँ पर। ठीक है, चर्च की शायद बात है, चर्च की बात है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन है, इन्होंने वो चर्च गए क्योंकि उसी चर्च में क्या करा है, वो नाइफ अटैक हुआ है। ठीक है, चाकू से किसी को मारा गया है, वो नाइफ अटैक हुआ है। तो वो चर्च वगैरह गए और उन्होंने बोला कि अब वो एक स्टेप उठाएंगे और जो सोल्जर्स वगैरह उनको पूरी तरह से फैला देंगे, सारी जो प्रोटेक्ट की साइट्स हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स हैं, ठीक है, पूजा वाले स्थल हैं, स्कूल हैं, उन सभी जगह पर यहाँ पे पुलिस को ये फैला देंगे। ओके, ऐसा इनके द्वारा बोला गया, स्टेटमेंट दी गई ना। इस वाले आर्टिकल को आप लोग देखोगे, ये आर्टिकल ऑलरेडी मैं आपको परसों बता चुका हूँ। इस आर्टिकल में है क्या, देखो फ्रांस में आजकल क्या देखने को मिल रहा है, फ्रांस के लिए बॉयकॉट कर रही है मुस्लिम कंट्रीज़। ओके, मुस्लिम कंट्रीज़ बॉयकॉट कर रही हैं कि हम फ्रांस का प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे। क्यों, देखो हुआ क्या था सिचुएशन कि अभी एक चेचन, शायद एक चेचन जगह है, वहाँ से रूस में एक जगह है, वहाँ से एक पर्सन गया, उसने फ्रांस में जाकर, एक टीचर था फ्रांस में, उसकी गर्दन काट दी। ठीक है, उसकी गर्दन अलग कर दी। क्यों, क्योंकि उस टीचर ने क्या कह रहा था, ध्यान से सुनना, उस टीचर ने प्रॉफिट मोहम्मद की कार्टून की पिक्चर्स दिखा रहा था वो बच्चों को। ठीक है, वो टीचर प्रॉफिट मोहम्मद की कार्टून की पिक्चर दिखा रहा था, तो इसी वजह से वो चेचन के पर्सनैलिटी ने, उसने, वो आदमी ने, जो भी हो, तो वो जाकर उसने उस टीचर का जाके गला काट दिया। अब क्या हुआ, जब उस टीचर को मार दिया तो जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने उसको सपोर्ट किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, और जो है मुस्लिम के खिलाफ कुछ एक स्टेटमेंट दे दी। अब वो स्टेटमेंट दी तो काफ़ी ज़्यादा बवाल हो गया। अब टर्की ने अपनी रोटियां सेक दी उसके अंदर। टर्की ने, जो है आप कह सकते हो, टर्की यहाँ पे चाल खेल गया, गेम खेल गया। टर्की और फ्रांस के तो खुद ज़्यादा विवाद रहते हैं, आपस में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट रहते हैं, लेकिन टर्की यहाँ पे गेम खेल गया। टर्की ने यहाँ पर उसी को मुद्दे को लेकर, जो कि यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन ने बोला, कुछ चीज़ें बोल दी होंगी अगेंस्ट में, तो इन्होंने, टर्की ने इसी मुद्दे को उठा दिया और उसकी वजह से सारी मुस्लिम कंट्रीज़ में प्रोटेस्ट चल रहा है फ्रांस के प्रेसिडेंट को लेकर, और जो है इनकी फ़ोटोज़ वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा जलाई जा रही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर टर्की जो है इसने ये सारा काम किया। अब यहाँ पर इसके थ्रू, अब यहाँ पे बात इस यहाँ हद तक फैल गई है कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, तो मुस्लिम कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, बॉयकॉट कर रही हैं। यानी कि फ्रांस के जो प्रोडक्ट्स हैं, ज़्यादातर आप लोगों को पता होगा कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स ही ज़्यादातर फ्रांस के जो हैं एक्सपोर्ट करे जाते हैं, और फ्रांस जो है बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है पूरे दुनिया का। ठीक है, तो जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यानी लॉरियल वगैरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो ज़्यादातर यहाँ पर क्या करे जाते हैं, एक्सपोर्ट करे जाते हैं फ्रांस से। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पर उसी को लेकर बात करी गई है
कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन्होंने सामान वगैरह बॉयकॉट करना चालू कर दिया, मॉल से अपना सामान निकालना चालू कर दिया कि फ्रांस के प्रोडक्ट्स हम यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि यहाँ पर क्या है टर्की और फ्रांस के बीच में, और टर्की और फ्रांस के बीच में यहाँ पे ये डिस्प्यूट जो है बहुत पहले से ही चल रहा था। ये बात नहीं है कि अभी से डिस्प्यूट चल रहा है, बहुत पहले से ही। शायद जो है टर्की ना क्या कर रहा था, वहाँ आसपास ना सी में, समुद्र में पेट्रोलिंग कर रहा था। तो पेट्रोलिंग कर रहा था तो जो है फ्रांस के जहाज ने उसके शिप को उड़ा दिया, मेरे ख्याल से यही था। तो उड़ा दिया था, तो इन दोनों के बीच में उसी को लेकर विवाद हुआ। ठीक है, तो उसी को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहे थे उनके बीच में लेकर। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया है, डिस्प्यूट जो है डबल हो चुके हैं। ओके, तो और एक जो मैंने हाईलाइट करेगी ना छोटी सी चीज़, यहाँ पे चार्ली हेब्डो, यहाँ पे चार्ली हेब्डो जो है इसी ने ये छापा था, जो प्रॉफिट मोहम्मद का कार्टून है, इसी ने ही यहाँ पर ये छापा था, और इसके ऑफिस वगैरह में बॉम्ब ब्लास्टिंग कर दी गई थी बहुत पहले ही। ठीक है, 2015 की बात है। नाउ बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या डिस्प्यूट है दोनों के बीच में, दुनिया में क्या बवाल चल रहा है ना। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों को ये दिखेगा। देखो आज 30 साल हो चुके हैं, अक्टूबर 29, सॉरी 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर 1990 को एक चीज़ हुई थी श्रीलंका में। श्रीलंका में तमिल और मुस्लिम्स के कम्युनिटीज़ के बीच में जो है पटती नहीं थी, क्योंकि श्रीलंका में तमिल्स भी रहते हैं। ठीक है, आपको पता होगा तमिल्स भी रहते हैं श्रीलंका में, और साथ ही साथ मुस्लिम कम्युनिटीज़ भी रहती है। तो जो है उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट हुआ, और मुस्लिम कम्युनिटीज़ को जो है वहाँ से निकाल दिया गया था। तो वहाँ से जब निकाल दिया गया तो जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ है वो नॉर्थन साइड की साइड जा रही थी। ठीक है, श्रीलंका में मुस्लिम कम्युनिटीज़ को निकाल दिया, वो नॉर्थन की साइड जा रही थी, नॉर्थ साइड जा रही थी, और वहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने को मिली। तो उसी को आज 30 साल हो गए हैं, तो उसी वजह से ये आर्टिकल आया है। ठीक है, कि जो मुस्लिम्स है वो एक्सपल्शन हुआ ऑफ नॉर्दर्न मुस्लिम्स। ठीक है, नाउ बढ़ते हैं आगे, आप लोग को इस आर्टिकल में डिटेल में चलते हैं। देखो यहाँ पे 30 ईयर्स हो चुके हैं, मे हैव पास्ड सिंस जो LTTE इन्वेक्टेड, इन्होंने इन्वेक्ट किया नॉर्दर्न मुस्लिम्स को। ठीक है, सॉरी नॉर्दर्न मुस्लिम्स को ही इन्वेक्ट किया था, नॉर्दर्न मुस्लिम्स को निकाल के भेज दिया, निकाल दिया वहाँ से, और रात भर में, और सारे जो मुस्लिम्स है वो निकल कर गए नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में गए। श्रीलंका की बात हो रही है, श्रीलंका में नॉर्थन मुस्लिम्स को निकाल दिया गया, और वो सब के सब नॉर्थ वेस्टर्न पहुँचे। ठीक है, और फिर उसके बाद उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिली। ऑब्वियस सी बात है, कुछ था नहीं तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। कम करीबन यहाँ पे 70,000 पीपल हैं जिनको यहाँ पे निकाला गया था। एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग को लेकर, टॉयलेट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी उन मुस्लिम्स पर्सनस ने। ओके, और जो कौन सा रीजन था जहाँ से निकाला था, वो था जाफना। ठीक है, जाफना रीजन से निकाला था। तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ, कुछ तो वहीं पे सेटल हो गए, कुछ ने वहीं पे अपना घर वगैरह बसा लिया, लेकिन कुछ जो है वापस जाफना पहुंच गए। ठीक है, कुछ जो है वापस जाफना पहुंच गए। तो उसी को लेकर यहाँ पे आर्टिकल है कि आज से 30 साल पहले ये सारा काम हुआ था, और जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ है और जो तमिल कम्युनिटीज़ है उनके बीच में ये काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट हुआ था, जिसकी वजह से तमिल कम्युनिटीज़ ने मुस्लिम कम्युनिटीज़ को निकाल दिया। आपको पता होगा काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं श्रीलंका में भी। ओके, नाउ फिर उसके बाद यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि भाई हम कोशिश करते हैं, क्या कोशिश करनी चाहिए, हम लोग को जोर देना चाहिए, हम लोग को बल लगाना चाहिए किस चीज़ को लेकर, जो तमिल और मुस्लिम्स हैं इनके बीच में रिलेशंस मेंटेन करने के लिए, साथ ही साथ जो सिन्हलीज कम्युनिटीज़ और तमिल्स हैं इनके बीच में रिलेशंस मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में जो ये आर्टिकल है ना, ये वाला, ये मैंने डिटेल में आंसर राइटिंग फॉर्म करके आपको टेलीग्राम पे सेंड कर रखी है, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। LTTE कमेटी क्या है, वहाँ पे मैंने डिटेल में आप लोगों को बता रखा है। ओके, तो बेसिकली यही आर्टिकल था, इसके साथ साथ हमने इस आर्टिकल को भी कवर किया। नाउ अब बढ़ते हैं अपने एडिटोरियल्स के ऊपर, आते हैं पेज नंबर 6 पे, दैट इज एडिटोरियल। एडिटोरियल होता है हमारा UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। ये वाला एडिटोरियल, इस पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों से पूछा था कि मतलब इस पे आपको वो वीडियो चाहिए नहीं चाहिए, तो इसके ऊपर काम चल रहा है। मैं आपको एक ऐसी वीडियो ला के दूंगा जिसमें सारे एग्रीमेंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, इस वीडियो के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी जो है सर्च कर चुका हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें मैं एक कोशिश करता हूँ कि पिक्चर के थ्रू आपको समझाऊँ बहुत अच्छी तरीके से। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। देखो क्या है बेसिकली, ये जो US का 2+2 मीटिंग हुई है, 2+2 मीटिंग में अब की बार जो यहाँ पे साइन हुआ एग्रीमेंट वो हुआ है बेका एग्रीमेंट। ठीक है, अब की बार जो साइन हुआ है वो बेका एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन बेका एग्रीमेंट से पहले काफ़ी सारी चीज़ें साइन हो चुके हैं। ठीक है, तो जो बेका एग्रीमेंट है उसकी फुल फॉर्म देखोगे, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है साइन हुआ है। ठीक है, अब बहुत से लोगों को नहीं पता होगा ये 2+2 मीटिंग क्या है। देखो 2+2 मीटिंग ये होती है, मान लो ये हो गया हमारा US और ये हो गया हमारा इंडिया,
तो इन दोनों के यानी कि यूएस के 2 मिनिस्टर आएंगे जो कि आए थे, कौन कौन आए थे, स्टेट माइक पॉम्पियो, ठीक है, यूएस सेक्रेटरी, और यूएस डिफेंस मिनिस्टर आए थे मार्क एस्पर, ठीक है। 2 मिनिस्टर यूएस के आए थे और 2 मिनिस्टर इंडिया से गए थे। इंडिया के कौन कौन से गए थे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और साथ ही साथ डिफेंस मिनिस्टर। तो 2 मिनिस्टर यहाँ के, 2 मिनिस्टर यहाँ के, 2+2 मीटिंग, सिंपल, ठीक है। अगर 3 मिनिस्टर जाएंगे 3+3 मीटिंग, तो ये 2+2 मीटिंग थी। अब 2+2 मीटिंग में हम लोगों ने बेका एग्रीमेंट साइन किया। बेका एग्रीमेंट बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। इसमें क्या हुआ कि जो इंडिया है वो यूएस की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकेगा, ऐसी बातें हुई हैं यहाँ पर। जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है वो इंडिया इस्तेमाल कर सकेगा। ऐसे ही काफ़ी सारे एग्रीमेंट पहले हो चुके हैं। 2002 में GSOMIA एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। 2009 में EUMA एग्रीमेंट हुआ था, एंड यूज मॉनिटरिंग एग्रीमेंट। 2006 में लेमुआ एग्रीमेंट हुआ था। लेमुआ यानी लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मोमेरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। और 2018 में कोमकासा एग्रीमेंट हुआ था, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। तो ये सारे डिटेल में एग्रीमेंट में आपको एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको सारे एग्रीमेंट्स पास्ट वाले और प्लस ये 2+2 ये बेका वाला एग्रीमेंट भी आपको समझाऊंगा। ओके, तो अब तक के लिए वेट करो। और ये जो नीचे वाला आर्टिकल है ये ऑलरेडी मैं आपको श्रीलंका के बारे में बता चुका हूँ, अभी जो हमने रिसेंटली कवर किया इंटरनेशनल वर्ल्ड पेज पर, ठीक है। तो ये वही है जो अक्टूबर 30, 1990 में ऐसा सिचुएशन देखने को मिला था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसने उसको LTT कम्युनिटी ने निकाल दिया था वहाँ से, ठीक है। तो वो लोग नॉर्थ वेस्टर्न साइड गए। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं, देखोगे ये पूरा का पूरा आर्टिकल उसी के बारे में है। और इसको आर्टिकल को आपको डिटेल में एक आंसर राइटिंग फॉर्म में अगर देखना है तो टेलीग्राम पे मैंने आपको पोस्ट करके दे दिया है, आप वहाँ पे जाकर पढ़ सकते हैं डिटेल में। ओके, नाउ यहाँ पे आप लोगों को ये नजर आएगा, इस आर्टिकल को मैंने कल भी कवर किया था, बिल्कुल सेम आर्टिकल था कि आज के टाइम पे कोविड-19 ने क्या करा, एजुकेशन सिस्टम की कमर तोड़ दी। एजुकेशन सिस्टम की बहुत बुरी हालत हो चुकी है, डाउन पहुंच चुका है एजुकेशन सिस्टम बुरी तरह से। तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कुछ चीज़ें एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या हुआ है। देखो जो एडमिशन्स वगैरह वो बहुत कम हो चुके हैं और टेक्स्ट बुक्स वगैरह नहीं है लोगों के पास। साथ ही साथ जो ऑनलाइन क्लासेस के लिए यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ जो है ग्रुप्स वगैरह में आपको देखोगे व्हाट्सअप वगैरह ग्रुप वगैरह में अभी तक क्या हो रहा था, व्हाट्सअप का ग्रुप वगैरह बना के उसी के अंदर पढ़ाई वगैरह जो भी हो रही थी उसी तरीके से हो रहा था। कोई मटेरियल नहीं था, कोई एक्टिविटीज़ नहीं थी स्कूल की साइड से। तो ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिली। एजुकेशन सिस्टम बहुत बुरी तरह से डाउन पहुंच गया था, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं। ओके, नाउ गाइज यहाँ पे देखोगे बेका के बारे में मैंने बता रखा है और साथ ही साथ जो मैं आपको कह रहा था ये LTTE के बारे में, जो श्रीलंका एक्सपल्शन ऑफ मुस्लिम्स इन श्रीलंका के बारे में मैंने आपको ये एक आंसर राइटिंग फॉर्म करके दे रखी है, ठीक है। कि यहाँ पे बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ कितनी है, मुस्लिम कम्युनिटीज़ कितनी है, डिस्प्यूट क्या है, मुस्लिम और तमिल के बीच में क्या डिस्प्यूट रहा, और ये LTT कम्युनिटी ने ये क्या करा, ठीक है। LTT की फुल फॉर्म देखो क्या है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। तो इन्होंने ये काम किया था, ये सारा जो सिचुएशन पैदा करा इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ना। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद पेज नंबर 7 के ऊपर आप लोगों को ये आर्टिकल आएगा, ये एक इंटरव्यू है। इंटरव्यू आप पढ़ सकते हो क्योंकि न्यूज़पेपर आपके पास आ ही जाता है, तो इंटरव्यू आप लोग इसको पढ़ सकते हो एक बार, ठीक है। नाउ आप लोग को यहाँ पर ये नज़र आएगा ये वाला आर्टिकल। इस आर्टिकल में बेसिकली बात हो रही है कि जो पॉल्यूशन है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। खासकर यहाँ पे स्टबल बर्निंग की बात हो रही है। स्टबल बर्निंग मीन्स पराली जो होती है उसको जला देते हैं, ठीक है। जो भी देखो हम लोग क्या होता है, धान उगती है, ठीक है। देखो इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी हमारी फसल हुई, ठीक है, इस तरीके से जो है वो उग जाती है। फिर वो क्या करते हैं, हम लोग यहाँ तक काट देते हैं, ऊपर की काट देते हैं, नीचे की छोटी 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 बचती है, आपको पता होगा। और फिर इसका जो सॉल्यूशन हम क्या निकालते हैं, इसको जला देते हैं सबको, ठीक है। इसको हम पूरी तरह से जला देते हैं। तो ये बिल्कुल आप देखा होगा, कभी आपने खेत वगैरह देखा होगा, काले काले पड़े रहते हैं खेत, तो वो सब जला देते हैं, ठीक है, इसकी नीचे नीचे की। तो क्या होता है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एयर पॉल्यूशन देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स इंडिकेट करता है, बहुत बुरी एयर क्वालिटी हो जाती है उसकी। तो उसी को देखते हुए यहाँ पे एक सॉल्यूशन बताया गया जो कि मैं आपको काफ़ी टाइम पहले ही बता चुका हूँ, पूसा डिकम्पोजर। ये पूसा डिकम्पोजर कैप्सूल है, ठीक है। 4 कैप्सूल डाल दो, मिला दो, और ये जो है क्या होगी, जो फसल है जो जिसको आप जला रहे हो वो डिकम्पोज हो जाएगी। डिकम्पोज हो जाएगी, आपको जलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि सॉइल की खपत भी अच्छी खासी हो जाएगी। और इससे क्या होता है, जो हम स्टबल बर्निंग करते हैं, जो जलाते हैं, उससे खपत भी बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन बताया गया है, ठीक है। और स्टबल बर्निंग के इम्पैक्ट भी बताए गए हैं, यानी कि जो स्टबल बर्निंग है, जो हम पराली जलाते हैं, उससे कितना बुरा असर पड़ता है एनवायरनमेंट के ऊपर। कार्बन मोनोऑक्साइड और यहाँ पे ऐसी ऐसी गैसेस निकलती हैं जो कि क्लाइमेट चेंज की रिस्पॉन्सिबल होती हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। साथ ही साथ
आप लोगों को पता होगा ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, तो एनवायरनमेंट के ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। तो उसका एकमात्र सॉल्यूशन निकाला पूसा डिकम्पोजर। पूसा डिकम्पोजर में जो फंजाई होती हैं, ठीक है, फंजाई बैक्टीरिया होता है, वो क्या करेगा, जो भी वो होगी फसल उसको डिकम्पोज कर देगा, और जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी मेंटेन रहेगी, सॉइल की खपत भी अच्छी खासी रहेगी, वो भी खराब नहीं होगी। तो गाइज इसी के साथ हमारा आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस पूरी तरह से समाप्त। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर सको। और सभी आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।